नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में इस युद्ध की समाप्ति चाहते हैं, लेकिन अहम सवाल यह कि किन शर्तों पर, क्योंकि ट्रंप का हालिया बयान यूक्रेन की चिंता बढ़ाने वाला है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को कुछ शर्तें माननी होगी। और शर्त यह कि यूक्रेन को क्रीमिया और नाटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी। अब यहां सवाल यह उठता है कि जिस अमेरिका ने यूक्रेन के कंधे का इस्तेमाल कर रूस के खिलाफ यूक्रेन को खड़ा किया, अब वही यूक्रेन के विरोध में बयान देकर यूक्रेन की मुसीबत क्यों बढ़ा रहा है। जानकार इसके पीछे की वजह अमेरिका की दोहरी नीति को मानते हैं। इसी बीच जेलेंस्की ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन रूस को नहीं सौंपने वाले। आगे हम आपको इस बारे में विस्तार से और जानकारियां देंगे, इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके बाद दूसरी खबर भारत और चीन के रिश्तों को लेकर रहने वाली है, जिसमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। यहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस पर भी विस्तृत जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। तीसरी खबर लोकसभा का सेशन रहेगा, जहां एसआईआर के मुद्दे पर एक मर्तबा फिर हंगामे की भेंट ही पूरा दिन चढ़ता हुआ नजर आया। विपक्ष के तमाम सांसदों ने इस मुद्दे पर लोकसभा में अपना विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद हमारी चौथी खबर एसआईआर पर बिहार में सियासी घमासान की रहेगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ बिहार में अपना जोर दिखा रहे हैं। इसमें राहुल गांधी को तेजस्वी यादव का भरपूर साथ मिला है। हमारी पांचवी खबर रहेगी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोटिंग को लेकर बीजेपी नेता विपक्षी दलों से संपर्क साधने में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को ही उम्मीदवार क्यों बनाया, तो इसका जवाब हम आपको अपनी रिपोर्ट में देंगे। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। आप बन रहे हमारे साथ। बिग न्यूज में सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध की समाप्ति के लिए मध्यस्थता की कोशिश में लगातार जुटे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि ट्रंप किन शर्तों पर युद्ध की समाप्ति चाहते हैं। क्या इस युद्ध समाप्ति की कीमत यूक्रेन को अपनी जमीन खोकर चुकानी होगी? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अब खुलकर यूक्रेन के विरोध में और रूस के पक्ष में बैटिंग करने लगे हैं? क्या अमेरिका की दोहरी नीति एक बार फिर से यहां उजागर हुई है? क्या ट्रंप की जाल में फंस जाएंगे जेलेंस्की? क्या अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दे दिया? क्या जंग समाप्ति की कीमत यूक्रेन की जमीन होगी? क्या जेलेंस्की दो महाशक्तियों की लड़ाई में फंसे हैं? जेलेंस्की ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी कैसे मारी? रूस यूक्रेन युद्ध और इसमें अमेरिका की भूमिका को लेकर ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। दुनिया देख रही है कि कैसे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के लिए उकसाया,
युद्ध के लिए साजो सामान और धन मुहैया कराया, यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग तक दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का प्रलोभन भी दिया और इस एहसान के बदले यूक्रेन अमेरिका की हर बात मानने को मजबूर होता रहा। लेकिन यही यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी दूसरे देश के भरोसे नहीं लड़ी जाती है। 3.5 साल से जारी इस युद्ध में यूक्रेन बहुत कुछ खो चुका है और अब इस जंग की समाप्ति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के जमीन को दांव पर लगा दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ज़ेलेंस्की चाहे तो रूस के साथ चल रहा युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ज़ेलेंस्की लड़ाई जारी रखना चाहते हैं या शांति का रास्ता अपनाते हैं। ट्रंप ने याद दिलाया कि 12 साल पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर में बिना गोली चले क्रीमिया रूस को सौंप दिया गया था और यूक्रेन भी नाटो में शामिल नहीं हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, यानी जिस अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के लिए भड़काया, वही अब यूक्रेन के विरोध में बैटिंग करनी शुरू कर दी है। और नसीहत ऐसी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सिर पकड़कर बैठ गए होंगे। बता दें कि रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से यानी लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। इसमें क्रीमिया, डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जापोरित्सिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रूस इन क्षेत्रों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। उधर ज़ेलेंस्की भी अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं और किसी कीमत पर अपनी जमीन खोने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध की समाप्ति नहीं होने जा रही है और क्या पुतिन ने ट्रंप को अपने प्रभाव में ले लिया है। इस बात के संकेत ट्रंप और पुतिन के मुलाकात से भी मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी, लेकिन इस दौरान दोनों नेता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। हालांकि दिलचस्प ये भी रहा कि इस बैठक में ज़ेलेंस्की को बुलाया भी नहीं गया था। अब दुनिया की नजर ट्रंप के अगले कदम और ज़ेलेंस्की के फैसलों पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अमेरिका ने अपनी दोहरी नीतियों का शिकार भारत को भी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भारत ने अमेरिका के झांसे में आने से इनकार कर दिया तो भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया। हालांकि भारत इसे नजरअंदाज करते हुए अपनी राह खुद तय करने में जुटा है। इस समय चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर है। अमेरिका से टैरिफ को लेकर तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है। इस समय दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो अमेरिका की दादागिरी से परेशान नहीं है। इनमें कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जिन्होंने अमेरिकी बादशाहत स्वीकार कर ली है, तो भारत समेत कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। हालांकि दुनिया का हर मुल्क इस बात को स्वीकार जरूर करता है कि अमेरिका से न तो दुश्मनी अच्छी है और न ही दोस्ती, और इसका सबसे ताजा उदाहरण यूक्रेन है, जिसे अमेरिका ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था और अब शांति दूत बनकर मध्यस्थता कराने में जुटा है। अमेरिका ने अपनी यही दोहरी नीति भारत रूस संबंधों पर भी लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने अमेरिका के दबाव में आने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र विदेश नीति की बदौलत अपनी राह खुद तय करने में जुटा है। और अच्छी खबर यह है कि भारत को इसमें चीन का भी साथ मिलना शुरू हो गया है। अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर तनातनी के बीच चीन के विदेश मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। यहां मंगलवार को उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। इससे पहले सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। बता दें कि गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंध निचले स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन अब रिश्तों पर पड़ी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने चीन जाएंगे, जहां पीएम मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। भारत चीन संबंधों में नजदीकियां ऐसे समय में महत्वपूर्ण है
जब अमेरिका अपनी नीतियों को लेकर आलोचना झेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसी वजह से संसद की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी। खबर यह भी है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में जुटा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। Please allow to discuss the important space science achievement by Bharat by Sudhanshu ji. Please sit there. We should continue the discussion. Please allow. You are requested to please be seated. आप सभी लोग बैठ जाइए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर सियासी रार जारी है। सोमवार को विपक्षी सांसदों ने संसद में जबरदस्त विरोध जताया। इस वजह से संसद सत्र की कार्रवाई पहले 2 बजे तक के लिए और फिर मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। अगर नहीं चलाना चाहते सदन, आप लोग सदन की कार्रवाई 19 अगस्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो। 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाए गए, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाए। मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूं। आप सभी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की गतिविधि को अवरोधित किया जा रहा है। पार्लियामेंट को में फंक्शनल पार्लियामेंट नहीं हो पा रहा है, कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या है? जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है, और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। जो देश के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो देश के अंदर घुसे हुए हैं, जो नागरिक नहीं है देश के, यह एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे को विपक्ष और धार देने में जुटा है। खबर है कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल एक दिन पहले चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों को नकारते हुए कहा था कि राहुल गांधी या तो वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगें। चुनाव आयोग ने इसके लिए राहुल गांधी को 7 दिनों का समय दिया है। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं,
और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगे। विपक्ष पर चुनाव आयोग के इस पलटवार के बाद सियासी पारा गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एसआईआर को लेकर के जो देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के सामने झूठ बोल रहे हैं और जिस तरीके से मतदाताओं के बारे में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो सबूत दे या माफी मांगे। मतलब चुनाव आयोग लगातार उनके एफिडेविट मांग रहा है, बयान हल्फी मांग रहा है। अगर आप किसी के खिलाफ गंभीर कोई आरोप लगा रहे हैं तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगा रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस चुनाव आयोग के ही कारण आज अखिलेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उनके 47 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसी चुनाव आयोग के कारण आज राहुल गांधी की हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में सरकार है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर एसआईआर को लेकर के जो देश को भ्रम फैला रहे हैं, उसको लेकर के अगर उनके पास कोई सबूत हो तो या तो भारत की पार्लियामेंट में प्रस्तुत करें स्पीकर के सामने, या जिस चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं उस चुनाव आयोग को दें, अन्यथा देश को शर्मसार न करें। संविधान से जन्म हुआ है इस संस्था का, वो संविधान नहीं है। अब मोदी जी की तरह अपने को राष्ट्र का पर्याय ना बताने लगे कि हम सरकार की आलोचना करें तो वो राष्ट्र की आलोचना नहीं होती है। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि माननीय ज्ञानेश जी, आप जिस संस्था के आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसकी परंपरा सुकुमार सेन के टाइम से पड़ी है। आज भी चुनाव आयोग में एक सुकुमार सेन हॉल है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपकी हमारी आखिरी मीटिंग वहीं हुई थी। आप उनको स्मरण करें। आज का आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी ज्वलंत सवाल थे, आपके पास कुछ जवाब नहीं था। संविधान की आड़ लेकर के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के लिए है, आर्बिट्रेरीनेस के वेपन के रूप में नहीं है। इसका स्मरण रहना चाहिए। और हां, असत्य और अहंकार का सम्मिश्रण ये बहुत डेंजरस कॉकटेल है। इससे जितनी दूरी हो उतना बेहतर है। बता दें कि सोमवार को संसद में भारत के अंतरिक्ष मिशन की सफलता पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नाराजगी व्यक्त की और आरोप लगाया कि विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर है बिहार से, जहां एसआईआर पर सियासी संग्राम भीषण होता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान हर मंच से राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, जिस पर पलटवार में बीजेपी भी देर नहीं लगा रही। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सियासी संग्राम और तेज हो चुका है। बिहार में इसे लेकर राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, जिसमें तेजस्वी यादव का भरपूर साथ मिल रहा है। इस दौरान राहुल गांधी हर मंच से चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरते दिखते हैं। हम वोट चोरी रुकवाएंगे। बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है। पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके
एकजुट होके खड़गे जी सब लोग मिलके इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्ला मुकल कत्ता चलाओ। विपक्षी नेताओं ने इन आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी आया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वोट की चोरी, कौन सी चोरी, किसकी चोरी? क्या जो बांग्लादेशी है उनको वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए क्या? और ये प्रक्रिया तो बराबर होते रहता है। और ये विपक्ष ने इसको खामका हवा बना करके, इनके पास मुद्दे नहीं है, ये चाहते हैं कि किसी तरह से जनता में, इनको मालूम है कि ये औने मुंह गिरेंगे, इनके दांत खट्टे हो जाएंगे, तो पहले से ये माहौल बना रहे हैं कि ये हमारे वोटर यहाँ काटे जा रहे हैं, वहां काटे जा रहे हैं। कोई वोटर काटे नहीं जा रहे हैं। देखिए, मुझे क्या लगता है कि राहुल जी की एक आदत हो गई है हिट एंड रन की, और हिट एंड रन की जो इनकी आदत है उसमें जो है वो हार की हैट्रिक बना चुके हैं। एक जो है इनका रहता है कि आरोप लगाओ, बाउंसर मारो और उसके बाद जो है वो रफू चक्कर हो जाओ। तो ये हर बार नहीं चलेगा। आप जो है वो तर्कों और तथ्यों की आप कंगाली से जूझ रहे हैं, और तर्कों की तथ्यों की कंगाली में आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। बिहार में यात्रा पे निकले हैं ये दोनों लोग। अगर ये दो लोग, अगर इतनी ही चिंता है और अगर इतनी ही धांधली हुई और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहां पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। जब वही चुनाव आयोग आपको उसको वैलिडेट करने की बात करेगा, ऑथेंटिकेट करने की बात करेगा, एफिडेविट करने की बात करेगा, तो फिर आप भाग जाएंगे। बता दें कि अभी चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं से अपील की है कि वोट चोरी जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचे। चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से पूरी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रस्साकसी तेज हो चुकी है। बीजेपी अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट जुटाने की जुगत में लगी है, जबकि खबर ये कि राजनाथ सिंह ने इसे लेकर कई बड़े नेताओं से बात भी की है। इस बीच कांग्रेस नेताओं के बीच भी मंथन का दौर जारी है। देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी मंथन जारी है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में बीजेपी बोर्ड की अपील में जुटी है। खबर है कि राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर कई बड़े नेताओं से संवाद किया है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। Why didn't the Chief Election Commissioner make the same request to the BJP? They have also held a press conference, but why isn't the Chief Election Commissioner treating the BJP the same way as the Congress? I think the Chief Election Commissioner, through his press conference, has only undermined the reputation of this constitutional post. I'm hoping that Sri Radhakrishna, if he is elected, the dignity and the grace of the chair is returned back in its full glory, simply because we've seen a lot of undermining of that chair, a lot of politics being played around while the person is on the chair, and remembering that when you come on that chair, you become apolitical and you are the vice president for the nation and the chairman of an entire chamber. Having said that, as far as India Alliance is concerned, India Alliance would get together and take a decision on its, what it's going to be doing in the, as far as the vice president election is concerned. देखिए, कट्टर आरएसएस के हैं, इसीलिए बहुत हिंदुत्व को जानते हैं, भारतीयता को जानते हैं, और वो जानते हैं कि भारत के व्यक्तियों को क्या चाहिए। ऐसे व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि आम तौर पे मिला करते हैं जो अपनी मेहनत से जड़ों से जुड़े हों और ऊपर तक राइज किए हों। और कांग्रेस को कोई भी बात पे आपत्ति हो सकती है, बीजेपी कुछ भी करेगी, कि कोई भी नाम लेगी, आपत्ति होगी। अभी देखना यह है कि डीएमके क्या करती है, क्योंकि साउथ से नाम है और उनको वो सपोर्ट देती है, क्योंकि
उनके यहाँ से आए हैं और मुझे लगता है डीएमके भी उसका स्वागत करेगी और सपोर्ट करेगी। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं और मौजूदा समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल की भी कमान संभाल चुके हैं। साथ ही 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन 2004 से 2007 के बीच तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं। 2003 में यूएन महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके बाद 2016 से 2020 में ऑल इंडिया कोयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राज्यपाल बनने से पहले सीपी राधाकृष्णन केरल बीजेपी प्रभारी का पद संभाल रहे थे, लेकिन अब राधाकृष्णन 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, जबकि 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में दिखाई हमने वो खबरें जो सीधा जुड़ी है आपसे। अभी के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।